किसी भी लास्टिंग वेल्थ के 3 स्टेजेस होते हैं और सबने सुना है कि पहली जनरेशन जो है वेल्थ बनाती है, दूसरी जो है वो उड़ाती है और तीसरी जो है वो डाइल्यूट कर देती है, रीसेट कर देती है। एंड फ्रॉम स्क्रैप्स टू स्क्रैप्स की साइकिल चलती रहती है। अब यूजुअली ये बात सच भी है, चाइना में ये सेइंग काफी सालों से चलती आ रही है, हजारों सालों से चलती आ रही है। बट कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेल्थ को कंटिन्यूसली जनरेशन बाय जनरेशन प्रिजर्व करके रखा है, उसे ग्रो भी करा है। क्या डिफरेंस है उनमें और एक आम आदमी में? रिच वर्सेस वेल्दी, and what it actually signifies, and why the rich people are the ones who lose their wealth faster versus जो actually wealth बनाते हैं generationally, and how can you actually apply this to your everyday life। तो जो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, जिसमें से कुछ फोक लोर्स तक का पार्ट बनी हुई है, जैसे कि वैंडरबिल्ट फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली थी, रॉकफेलर्स की तरह रेल रोड के बिजनेस में थे, एंड दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ देयर वेल्थ। कहते हैं कि अगर वैंडरबिल्ट फैमिली अपनी वेल्थ बरकरार रख पाती तो पहला दुनिया का जो बिलियनियर था, यानी कि जॉन डी रॉकफेलर, ही वुड नॉट हैव बीन द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनियर। वो कोई इस फैमिली से होता, ठीक है। इंडिया में काफी ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अनिल अंबानी 2019 में उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी, और विजय माल्या, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं। बट सम अदर फैमिली, जैसे कि विक्टोरियन फैमिली है, राजस्थान के रॉयल हाउसेस हैं, इंक्लूडिंग अनिल अंबानी, जो वेल्थ को बरकरार रख पाए हैं। What happens is there are 2 to 3 मेजर कॉजेज जिसकी वजह से वेल्थ डाइल्यूट हो जाती है। अब ये कॉजेज जो हैं एक आम आदमी के लिए और एक अमीर आदमी के लिए, एक वेल्दी आदमी के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कॉज है वेल्थ का डाइल्यूशन। What exactly is डाइल्यूशन? डाइल्यूशन क्या होता है यार? डाइल्यूशन मतलब क्या? डेप्थ नहीं। जब आप एक वेल्दी इंसान हो, आपने एक मेहनत करी, एक फॉर्च्यून बनाया अपने लिए, आपने 4 बच्चे पैदा करे, अब हर उस 4 बच्चे ने 3-3 बच्चे और पैदा करे, तो सिर्फ 2 जनरेशन पे, यानी कि 20 से 30 साल के अंदर आपकी वेल्थ 1/12 हो गई, जिससे वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1/12 होने में 20 से 30 साल भी नहीं लगा, यानी यू कुड नॉट इवन टेक इट टू अ सेंचुरी। उसके बाद क्या? उसके बाद होता ये है कि जैसे जैसे 3rd जनरेशन आ जाती है, वो जो स्पिरिट थी, वो जो फायर थी यार एक लेवल तक पहुंचना है, वो गायब हो जाती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर बोर्न इन कंफर्ट, ठीक है, बोर्न विद द सिल्वर स्पून। और जब उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि एब्सेंस ऑफ वेल्थ क्रिएट्स व्हाट, दे डोंट वर्क हार्ड फॉर इट, दे आर यूजुअली स्पेंडिंग मनी, राइट। एंड इससे क्या होता है, वेल्थ धीरे धीरे अ लॉट ऑफ अक्यूमुलेटेड बैड डिसीजंस के साथ, ठीक है, कोई एक बड़ा ऐसा डिसीजन नहीं होता जो यूजुअली इवेपोरेट करता है वेल्थ को। अ लॉट ऑफ बैड इन्वेस्टमेंट्स, अ लॉट ऑफ बैड डिसीजंस, डाइवोर्सेस, काफी सारी फैमिलीज हैं, इंक्लूडिंग बिल गेट्स फॉर एग्जांपल, जिसने मिलिंडा गेट्स को ओवर $40 बिलियन दिए थे। जेफ बेजोस, अगेन दीज पीपल हैव सच मैसिव फॉर्च्यून्स कि इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट्स देने के बाद भी दे आर स्टिल अमंग द टॉप 5 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। बट अगेन a lot of families have lost fortunes to divorces and delusions। दूसरी चीज रहती है कि जब ओनरशिप का क्लेम अपने सर पर ही रहता है, बिकॉज जब इतना पैसा होता है तो दुश्मनी भी होती ही है, और ये छोटी बात नहीं है। अगर आदमी इतना पैसा लेके बैठा है तो दुश्मन भी उतने ही होंगे। लॉ सूट्स के साथ साथ चलते चलते, ठीक है, बहुत सारे स्कैंडल्स के चलते चलते, बहुत सारे कंपनी टेक ओवर्स में, ठीक है ना, एक फोर्स ब्रूट टेक ओवर होता है कि कंपनी में, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड होकर पूरा बोर्ड है, ओके, इन केसेस में इट इज राइट कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर क्लेम लिया जाए, एंड इफ दैट प्रॉपर्टी इज इन योर नेम एंड यू लूज द केस बाय एनी चांस, यू विल लूज इट ऑल। इसलिए हमने ट्रेंड देखा है जो सामने आया है अब सोशल मीडिया के साथ साथ आते हुए, कि जो बड़े बड़े लीड्स होते हैं दे प्रिजर्व देयर वेल्थ बाय ओनिंग नथिंग एंड कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ये काफी एक फ्रेज है जो यूज होता दिखा है हमें सोशल मीडिया में। व्हाट दे डू इज कि दे ओन ट्रस्ट्स, ठीक है, एंड उनकी एक ओनरशिप उस ट्रस्ट में होती है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ऑन द प्रॉपर्टी। अब इसमें एक प्रॉपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मोर और लेस दिस कंसेप्ट हैज बीन एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, ठीक है। अब अगर आप एक आम आदमी हो, ठीक है, तो 2 चीज़ आपको याद रखनी है, पहली और दूसरी के अलावा। अगर आप अपने बच्चों को पास ऑन करने जा रहे हो अपनी प्रॉपर्टी, ओके, यू फाइनली पेड ऑफ दैट 40-year-old mortgage on your house and you finally now own a house worth $1 million, ठीक है, लाखों करोड़ों का आपका घर है फाइनली। सबसे पहले बहुत सारी कंपनीज में टैक्स होता है जिसे कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स, विच कैन रेंज अप टू 40% और मोर, ठीक है। उस टैक्स से बचने के लिए सबसे पहले अपने घर को ट्रस्ट में ट्रांसफर करो, ठीक है, बच्चे को डायरेक्टली पास ऑन मत करो। दूसरी चीज जो द कोट एंड कोट अल्ट्रा वेल्दी डू इज दे फॉलो अ स्ट्रेटेजी नोन एज बाय, बोरो एंड डाई, ठीक है। They buy something, loan against it, and they keep paying the interest rate against a more leveraged property, ठीक है।
अब लेवरेज एग्जैक्टली क्या होता है, दैट इज एक्चुअली अ वेरी डिटेल्ड थिंग. लोगों को लगता है कि यार लेवरेज इज अ वेरी सिंपल टर्म, ठीक है, उनको लगता है कि उन्हें लेवरेज समझ में आता है, बट लेवरेज गोज वे मोर डीप एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट शैलो, ठीक है. एंड डाई, बहुत कंट्रीज़ में ये लॉज हैं कि अगर एक व्यक्ति है वो अपनी डेप्ट के साथ मर गया तो डेप्ट रीसेट्स टू सर्टेन लेवल्स, ठीक है. ऑल्दो हमेशा इरेज नहीं होती है, इवन दो सम कंट्रीज डू इरेज अ डेप्ट एज वेल, ठीक है, एज लॉन्ग एज ओनरशिप अगेन उस आदमी के नाम पे नहीं है. इट इज़ अ वेरी डिटेल कंसेप्ट, आई विल मेक मोर वीडियोज ऑन इट. बट बाय बोरो डाई स्ट्रेटजी इज समथिंग दैट यू कैन फॉलो अलॉन्ग अगर आपकी कंपनी, आपकी कंट्री में ऐसे लॉस परमिटेड होते हैं तो यार दिस इज अ ग्रेट रैबिट होल ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रिजर्व्ड, ठीक है. विल कीप गोइंग ऑन अबाउट इट. थैंक यू. यूएसए ने फाइनली मरीन्स को इसराइल में उतार दिया है एंड दिस हैज हैपेंड लाइक 2 or 3 days अगो, जब यूएसए हैज फाइनली पुश्ड फॉर अ लैंड इन्वेजन ऑफ ईरान एंड दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रेडिक्टिंग द मार्केट्स रॉन्ग. उन्हें लग रहा है कि फाइनली ऑल स्टेबलाइज होगा, यूएसए इराक की तरह ईरान की सरकार को गिरा देगा एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल अगेन, ठीक है. यूएसए जो है ईरान के ऑयल पे कब्जा कर लेगा, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा. लेट मी टेल यू समथिंग मोर और लेस, इनमें से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चीज़ें सच में होने वाली हैं. अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, इसके मल्टीपल रीजंस हैं, डिस्कस करते हैं. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि व्हाट आई एम सेइंग विल प्रोबेबली हैपन. सबसे पहला, यूएसए इज गोइंग टू गेट स्टक इन ईरान लाइक वो अफगानिस्तान में स्टक हो गया था, बट इस बार यूएसए 20 साल खींच नहीं पाएगा. द रीज़न इज कि पिछले 3 महीने में यूएसए ने $1 ट्रिलियन ऐड करें डेप्ट में. कैन यू इमेजिन दैट? 1 महीने में, ठीक है, यानी कि 38 से 39 ट्रिलियन वो लोग जनवरी से मार्च अप्रैल में पहुंच गए. तो यार समझ लो कि साल के एंड तक 40 ट्रिलियन क्रॉस होना ही है डेप्ट में, ठीक है. और जो रोज के इंटरेस्ट पेमेंट हैं वो $3 से $5 बिलियन के बीच में. ये इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं बाय द वे, वो लोन नहीं चुका रहे, वो खाली इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन पे. तो ये वो सस्टेनेबल है ही नहीं यूएसए के लिए. दूसरा, यूएसए का जो यार मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना, दैट इज अमेजिंग विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी इट हैज़ अ वेरी बिग डिफेक्ट जो यार लोग देख नहीं पाते. बिकॉज अगर आप एक कुल्हड़ की चाय पे ना अपनी टपरी के बगल में डिस्कस करोगे या अपने अखबार को पढ़ते हुए कि यार दैनिक जागरण में लिखा है कि यूएसए ने इन्वेट कर दिया ईरान को और अब तो बस खत्म हो गया, यू डोंट रियली नो द डिटेल्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, राइट. एंड हियर इज द डिटेल, यूएसए के पास ना सिर्फ इतने पैसे नहीं है, उनका जो इक्विपमेंट है वो जानबूझकर इतना महंगा है बिकॉज द कंपनीज केयर अबाउट प्रॉफिट्स ऑब्वियसली, एंड इसीलिए यूएसए को वॉर में हमेशा रहना पड़ता है. इस बारे में अगर और जानना है तो मैं बता दूंगा कि वाई यूएसए नीड्स वॉर टू सर्वाइव एज अ होल, ठीक है. बट उसके अलावा यूएसए की एक जो मिसाइल है इज अराउंड $5 to 8 मिलियन, ठीक है, वर्सेज जो एक ईरान का ड्रोन है $20,000 का एक शहीद ड्रोन आता है यार. एंड दैट इज ऑल दे नीड टू चोक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. बिकॉज अगर एक टैंकर आया, ठीक है, ऑल दे नीड इज 50 kgs ऑफ पेलोड उस टैंकर को डिसेबल करने के लिए, और वो टैंकर अपने ऑयल के साथ डूब जाएगा पानी में, ठीक है. उसके डूबने की खबर आते ही मार्केट्स में ऑयल के प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे. अभी कुछ टाइम पहले ऑयल वॉज $125 अ बैरल. कंपेयर करो इसे तो $70 से $65 पे ट्रेड हो रहा था ऑयल, विच वॉज स्टिल अ लिटिल हाई, क्योंकि $40 to $50 आर लाइक अ गुड प्राइस टू ट्रेड ऑयल. एंड ऑलरेडी 70-75 पे था बिकॉज हर दिन न्यूज़ आती थी कि यार यूएसए आज अटैक करेगा, कल करेगा, एंड इट इज़ एट 125. एंड एनालिस्ट कह रहे हैं कि 200 पार करना बहुत लाजमी है, बहुत आराम से हो सकता है, ठीक है. तीसरी चीज़, ईरान का जो टेरेन है वहाँ पे यूएसए के सोल्जर्स ने कभी फाइट करा ही नहीं है बिकॉज उनका टेरेन इज 50% माउंटेन्स. Iran is not something that you can walk into. The reason USA could not capture Afghanistan was simply the terrain and the geography. यार आप इतने बड़े बड़े टैंक लेकर जाओगे कहाँ पे? पहाड़ों में, जहाँ पे ना रोड है ना रास्ते हैं, जहाँ पे 50% टेरेन माउंटेनियस है, हार्श माउंटेनियस रफ टेरेन, जहाँ पर एक गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक अपना पाना इज नथिंग बट ऑब्वियस, ठीक है ना. ईरान कोई सामने आके जंग नहीं लड़ेगा कि एक प्लेन फील्ड में, ठीक है. ईरान के जो सोल्जर्स होंगे वुड बी एवरीवेयर इन द माउंटेन्स जस्ट लाइक तालिबान वॉज. यूएसए डिड एवरीथिंग, स्पेंट ओवर $2 ट्रिलियन, ठीक है, टुक ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेब्ट्स, और तालिबान जैसे लोगों को जो बेसिकली आतंकवादी थे उनको नहीं हरा पाया, ठीक है. दे हैव नो चांस अगेंस्ट ईरान बिकॉज ना सिर्फ ये, ईरान इज बीइंग सपोर्टेड बाय सैटेलाइट इमेजरी फ्रॉम रशिया एंड चाइना बोथ. थर्ड, NATO nations have almost all refused to join the war in Iran. अब unless Trump कोई धमकी दे के NATO nations को ले भी आते हैं तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ पाएगा बिकॉज अगेन वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशंस हैं दे वुड एंड अप इन अ रिवोल्ट. अब आप बोलोगे कि यार इतनी कॉन्फिडेंटली मैंने कैसे कह दिया कि रिवोल्ट हो जाएगा, तो सिंपली यूएसए में देख लो,
अभी तक हिस्टोरिकली द बिगेस्ट रिवोल्ट, नॉट रिवॉल्यूशन अभी तक बना नहीं है, बट द बिगेस्ट रिवोल्ट हैज बीन गोइंग ऑन, जहाँ पे 8 से 10 मिलियन अमेरिकन बड़े बड़े शहरों में ट्रम्प के अगेंस्ट उतरे हुए हैं कि यार इस वॉर को रोको, ठीक है ना। एंड दे हैव मेनी डिमांड्स, बट वन ऑफ द मेजर वंस इज दैट ईरान वॉर को रोको। ऑल दिस कंबाइंड, ट्रम्प को सिर्फ एक एक्सक्यूज चाहिए था, ठीक है ना, अपनी एप्स्टीन फाइल्स की इमेजरी को, बिकॉज जैसे ही ईरान वॉर स्टार्ट हुई थी एप्स्टीन फाइल्स को लेके जो सर्च था वो वॉल्यूम 95% ड्रॉप कर गया था। अगेन एक स्टैटिस्टिक है जो आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। अब नाउ दीज आर सरफेस लेवल थिंग्स। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ईरान का जो आइसबर्ग है, पिरामिड, द आइसबर्ग ऑफ ईरान वॉर, जहाँ पे एक्चुअल रीजंस क्या हैं, जो सरफेस लेवल रीजंस है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो सबको पता है यार इज नॉट द ट्रुथ। हर कंट्री पे जिसमें यूएसए ने अटैक करा है, इंक्लूडिंग इराक, ठीक है, लिबिया, सीरिया, जहाँ पे केमिकल वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन्स होने का दावा करा जाता है बट कभी निकलते नहीं है। दिस इज द सेम थिंग, ईरान डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। इट माइट एंड अप डेवलपिंग टू डिफेंड इटसेल्फ डेफिनेटली, बट अभी के लिए तो ईरान के पास कुछ भी नहीं है। दिस वॉर विल एंड अप विद यूएसए की इकोनॉमी गोइंग इनटू ऑलमोस्ट अ ट्रैश बिन, एंड दैट इज द एग्जैक्ट टाइम जब गोल्ड में भी एक बूम, एक रैली आएगी। अगेन इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इफ, बट अ मैटर ऑफ व्हेन। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द मार्केट्स।